है तो बाइंड कहाँ कर रहा है, टारगेट ऑर्गन पर। अब समझना इस बात को। जैसे मान लो एक हार्मोन, ये हार्मोन क्या हुआ कि ब्लड स्ट्रीम में घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। जहां कहीं पर भी इसका रिसेप्टर होगा, ये केवल वहीं तो जाकर के बाइंड करेगा, और जहां इसका रिसेप्टर होगा वही इसका टारगेट ऑर्गन कहा जाएगा। जहां कहीं पर इसका रिसेप्टर होगा उसी को तो आप टारगेट ऑर्गन कहेंगे। जहां रिसेप्टर नहीं है आप उसे टारगेट ऑर्गन भी नहीं कहेंगे। या दूसरे वे में मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि टारगेट ऑर्गन पर इसका रिसेप्टर होता है। यानी कि दोनों में से कैसे भी कहो, चाहे तो तुम ये कहो कि टारगेट ऑर्गन पर रिसेप्टर होता है, या तुम कहो कि जहां रिसेप्टर होता है वही टारगेट ऑर्गन। अब जरा ध्यान देंगे, तो बेटा पिछली क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ा था, शायद कल अपन ने ओवरी तक कंप्लीट कर लिया था ना, अंडाशय तक हो गया ना, हार्ट वगैरह भी। चलो अब ध्यान दें, अपने को अब बात करनी है बेटा हार्मोन का वर्गीकरण। चलो अब जरा ध्यान दें, देखिए हार्मोन से कुछ कुछ हद तक मिलते जुलते एक मॉलिक्यूल जो हमें पता है उनका नाम है एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर ये बात हार्मोन के केस में लागू नहीं होती। हार्मोन को अगर हम देखें तो रासायनिक रूप से हार्मोन के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ये जो अलग अलग तरह के हार्मोन पाए जा रहे हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, ये अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हो सकते हैं, इनके अंदर आयोडीन उपस्थित हो सकती है, या फिर यहाँ तक कि ये हार्मोन स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। तो हार्मोन के प्रकार होते हैं अलग अलग। तो हार्मोन कौन कौन से प्रकार के हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। पहला हार्मोन का प्रकार आ जाता है जब आप बात करें उन हार्मोन के बारे में जो रासायनिक रूप से प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड है। पहले वो हार्मोन आ गए जो कि केमिकली बेटा क्या है, या तो प्रोटीन है या फिर पॉलीपेप्टाइड है। तो ये हार्मोन का हमारे पास पहला प्रकार हुआ। बैठ गए, सुनो, हमने कहा कि हार्मोन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हार्मोन के जब आपको केमिकल नेचर आपको याद करते हो तो केमिकल नेचर में आपने कहा कि हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हो सकते हैं, ये आयोडीन युक्त हो सकते हैं, या फिर यहाँ तक कि स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। याद रखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका, ज्यादातर मामलों में यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक, एड्रीनल ग्लैंड से ऊपर जितने भी हार्मोन, ठीक, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जितने भी ग्लैंड आती है इनमें से ज्यादातर मामलों में जो हार्मोन आ रहे होंगे वो प्रोटीन होंगे। ज्यादातर मामलों में आने वाले हार्मोन कौन होंगे, प्रोटीन। ज्यादातर मामलों में, सारे मामलों में नहीं। वहीं पर एड्रीनल से नीचे जितने ग्लैंड यानी कि गोनैड्स जो आते हैं वहां के हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेरॉइड। तो अपन ने याद क्या किया, एड्रीनल को हमने बेस पॉइंट कहा। हमने कहा एड्रीनल से ऊपर प्रोटीन और नीचे स्टेरॉइड। एड्रीनल में हम जाते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, दो पार्ट। कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, जबकि मेडुला से आने वाले हार्मोन अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं। पहले हमें देखना है कि प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन आए। तो आप यहाँ पे हार्मोन याद करने की बजाय आप सीधे ग्लैंड याद करें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। जैसे आप सीधे याद कर लो कि जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से आने वाले सारे हार्मोन कैसे होते हैं बेटा, प्रोटीन। मतलब कि एनसीईआरटी ने जिनका नाम लिया है जैसे कि जीएनआरएच है, जीएचआईएच है, ऑक्सीटोसिन है, ईडीएच है, ये सारे हार्मोन कैसे होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन हुए, जीएनआरएच, जीएचआईएच, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये हार्मोन प्रोटीन। हाइपोथैलेमस के बाद फिर आप याद रखें कि पिट्यूटरी से आने वाले सारे हार्मोन कैसे होते हैं बेटा,
प्रोटीन होते हैं। तो पिट्यूटरी से आने वाले सारे हार्मोन कैसे हो गए? प्रोटीन। अब पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं? तो पिट्यूटरी से आने वाले हार्मोन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप रख देंगे इसके अंदर, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रखा आपने, टीएसएच है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, एफएसएच है, एलएच है और एमएसएच। ये सारे हार्मोन कैसे? प्रोटीन। तो आपने कहा कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के सारे हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीन। ध्यान रखिए, अभी मैं पीनियल को छोड़ रहा हूँ क्योंकि पीनियल कैटेगरी में नहीं आता है, यानी कि मेलेटोनिन जो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। फिर आप देखिए पिट्यूटरी के बाद फिर आप यहाँ पर इसके अंदर काउंट कर सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। किसको काउंट कर लिया? थायरोकैल्सिटोनिन। बताओ कौन सी ग्लैंड से आता है ये? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल थी वहां से कौन आया था? टीसीटी। तो ये टीसीटी किसके अंदर आता है? प्रोटीन वाली कैटेगरी के अंदर आता है। फिर थायराइड के पीछे की तरफ ग्लैंड कौन सी थी? पैराथायराइड। आने वाले हार्मोन का नाम क्या था? पीटीएच। तो पैराथायराइड हार्मोन ये भी किसके अंदर आता है? प्रोटीन कैटेगरी में। और नीचे आए, अगला आता है थाइमस। तो थाइमस के जो हार्मोन है जिनको हमने क्या कहा था? थाइमोसिन का। तो थाइमोसिन इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और इसके बाद आ जाता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के सारे हार्मोन कैसे होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। तो देखो मैंने सिर्फ याद क्या किया? मैंने याद किया कि एड्रीनल ग्लैंड से ऊपर जितनी भी ग्लैंड आती है, ज्यादातर ग्लैंड के हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हमने किस किस को शामिल किया? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड में टीसीटी, पैराथायराइड, थाइमोसिन यानी कि थाइमस, पेनक्रियास, इनसे आने वाले हार्मोन प्रोटीन। अब प्रोटीन के बाद दूसरी कैटेगरी आपके पास आती है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अगली कैटेगरी कौन सी लेंगे अपन? अमीनो एसिड डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल व्युत्पन्न के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अमीनो अम्ल व्युत्पन्न के बारे में, तो आप देखिए जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी के अंदर आप हार्मोन रखेंगे, वो हार्मोन कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर आपने इसके अंदर रखा, सबसे पहले तो देखो मेलेटोनिन हमने छोड़ रखा था ना, तो मेलेटोनिन को यहाँ ले लो। ये जो मेलेटोनिन है कहाँ से आता है? पीनियल ग्लैंड से। इसके अलावा आप देखें एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन आ रहे थे, एड्रीनल मेडुला से आने वाले हार्मोन में कौन था? एडिनलिन और नॉर एडिनलिन। ठीक। तो ये जो एडिनलिन और नॉर एडिनलिन थे, दोनों को मिलाकर के हमने कहा था कैटेकोलामाइन, यानी कि ऐसे अमाइन है जिनके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है? कैटेकोल ग्रुप मौजूद है, उनको कहा गया कैटेकोलामाइन। अब ये जो कैटेकोलामाइन है इनको आपने रखा, यानी कि आप यहाँ पर रख दो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। तो अगला क्या रख दिया हमने? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हमने इसके अंदर रख दिया। एक और सब्सटेंस आप यहाँ पर रख सकते हैं जब आप बात करें सेरोटोनिन के बारे में, तो सेरोटोनिन भी हमारे अंदर एक हार्मोन की तरह काम करता है। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सेरोटोनिन बेसोफिल से आता है, मास्ट सेल से आ रहा था। तो ये जो सेरोटोनिन है ये भी हमारे अंदर बेटा किसके जैसा काम करता है? हार्मोन की तरह काम करता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर और किसे रख दो बेटा? सेरोटोनिन को। तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी के अंदर आ गए। अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव के बाद तीसरी कैटेगरी आपके पास आ जाती है आयोडिनेटेड। तीसरी कैटेगरी कौन? आयोडिनेटेड। यानी कि आयोडिनेटेड हार्मोन के अंदर क्या मौजूद होगा? आयोडीन। अब ये जो आयोडीन पाई जा रही है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो T3 और T4। किसके अंदर होती है? T3 और T4 के अंदर होती है। यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन हमने इस कैटेगरी में रखा। अब यहाँ पर आयोडिनेटेड के बाद चौथी कैटेगरी आप ले सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की। तो चौथी कैटेगरी में कौन से हार्मोन आ गए? स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड हार्मोन आ जाते हैं। ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था? एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन। तो किसके हार्मोन आ गए? एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल और गोनेडोकॉर्टिकॉइड आते हैं, जो कि ज्यादातर कैसे होते हैं? एंडोजेनिक होते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स
इसके अलावा आप यहाँ पर शामिल करेंगे गोनैड यानी कि जनन। तो गोनैड के हार्मोन, गोनैड से आने वाले हार्मोन में कौन कौन हो जाएगा बेटा? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन के अलावा यहाँ आ जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ जाता है। तो हमने कहा कि ये जो हार्मोन्स हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो आपने कहा कि ये सारे हार्मोन्स किसके अंदर आ जाते हैं? स्टेरॉइडल कैटेगरी। ध्यान देंगे, हार्मोन्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके दिए हैं और लगभग सारे तरीके सही। जैसे अगर मैं देखूं तो जो T3 और T4 है इनका निर्माण टायरोसिन अमीनो अम्ल से होता है। किससे बनता है? टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो अम्ल से बनता है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको यहां भी रख सकता हूं, गलत वो भी नहीं होगा, पर हमें फॉलो करना है वो क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी का जो क्लासिफिकेशन है वो कहता है कि हार्मोन कितने टाइप के? 4। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड होते हैं। अब पहले तो 4 टाइप लिखेंगे, फिर हम बात करते हैं कि हार्मोन काम कैसे करते हैं। ध्यान देंगे, देखिए अब हमें बात करनी है बेटा हार्मोन की क्रिया विधि के बारे में। ये हार्मोन काम करते कैसे हैं? तो हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपन यहाँ पर समझ, ये हार्मोन के काम करने का तरीका क्या है। हार्मोन की क्रियाविधि के बारे में जब हम बात करते हैं कि हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा। देखो हार्मोन क्या हुआ कि ये एक ग्लैंड से सेक्रेट हुआ, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी रही हो, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है बेटा? हार्मोन सेक्रेट करेगी। तो हमने कहा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या सेक्रेट किया बेटा? हार्मोन। और एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन जब रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद ये हार्मोन अब जाकर के कहा चला गया? ब्लड के पास। कहां पर पहुंचेगा? ब्लड। अब ये जो ब्लड है ये से ब्लड लेकर के क्या होगा? पूरी बॉडी के पास जाएगा। तो क्या होगा कि अब ये कहां पहुंचेगा? पूरी बॉडी के पास। जैसे मान लो पेनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगर की बीटा कोशिकाओं ने इंसुलिन साबित किया। अब इंसुलिन क्या हुआ कि वहां से आया ब्लड में, और ब्लड के साथ अब ये बॉडी के हर सेल के पास पहुंचेगा, हर एक सेल के पास जाएगा, पर हर सेल पर जाकर के अपना काम नहीं करेगा। तो अब ये हार्मोन क्या करता है? तो हार्मोन क्या होता है कि ये टारगेट ऑर्गन पर, हार्मोन टारगेट ऑर्गन पर यानी कि जिसका लक्ष्य अंग है, इस लक्ष्य अंग पर जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो ये टारगेट ऑर्गन पर अपने ग्राही से बंधता है। तो जाकर के किसके साथ बंधेगा? ग्राही के साथ बंध जाता है। तो टारगेट ऑर्गन पर पहुंच करके ये किसके साथ बाइंड कर गया बेटा? अपने रिसेप्टर यानी कि अपने ग्राही के साथ बाइंड कर जाता है। तो ग्राही के साथ यहाँ हार्मोन का जो बाइंड करना है, तो बाइंड कहाँ कर रहा है? टारगेट ऑर्गन पर। अब समझना इस बात को। जैसे मान लो एक हार्मोन, ये हार्मोन क्या हुआ कि ब्लड स्ट्रीम में घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। जहां कहीं पर भी इसका रिसेप्टर होगा, ये केवल वहीं तो जाकर के बाइंड करेगा, और जहां इसका रिसेप्टर होगा वही इसका टारगेट ऑर्गन कहा जाएगा। जहां कहीं पर इसका रिसेप्टर होगा उसी को तो आप टारगेट ऑर्गन कहेंगे। जहां रिसेप्टर नहीं है आप उसे टारगेट ऑर्गन भी नहीं कहेंगे। या दूसरे वे में मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि टारगेट ऑर्गन पर इसका रिसेप्टर होता है। यानी कि दोनों में से कैसे भी कहो, चाहे तो तुम ये कहो कि टारगेट ऑर्गन पर रिसेप्टर होता है, या तुम कहो कि जहां रिसेप्टर होता है वही टारगेट ऑर्गन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिम है, ठीक? सिम क्या है? रिसेप्टर है। अब वो जो सिम है, वो अगर मैं क्या करूं कि इस रो में किसी बच्चे के फोन में अगर वो सिम डाल दी जाए, तो जब उस सिम पे फोन करेंगे तो क्या होगा कि बेल यहाँ बजेगी, यानी टारगेट ऑर्गन ये हुआ। वही सिम लेकर के अब क्या किया जाए, इधर वाली रो में किसी बच्चे के फोन में अगर डाल दी जाए, तो क्या होगा? अब आपने जब फोन किया तो क्या होगा कि अब टारगेट ऑर्गन कौन हुआ? ये, यानी कि जिसके पास रिसेप्टर है वो क्या हो जाता है? टारगेट ऑर्गन होगा। तो हार्मोन जब भी अगर कहा जाए, जब मैं अगर फोन कर रहा हूं और सिम मान लो अगर किसी बच्चे के पास है, उसके फोन में है,
तो क्या होगा कि क्या यहाँ पर इधर इस रो में या इस वाली रो में बैठे किसी बच्चे का फोन बजेगा? नहीं, केवल किसका फोन बजेगा? जिसके पास वो सिम मौजूद है। यानी कि हार्मोन है तो पूरी बॉडी में, है तो पूरी बॉडी में, पर जाकर के काम केवल कहाँ करेगा? अपने टारगेट ऑर्गन पर ही काम करता है, क्योंकि टारगेट ऑर्गन पर ही हार्मोन के क्या पाए जाते हैं? ग्राही मौजूद होते हैं। तो हमने कहा कि ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं? टारगेट ऑर्गन के ऊपर पाए जाते हैं। अब टारगेट ऑर्गन पर जो ये ग्राही पाए जा रहे हैं, तो ये ग्राही होते हैं दो प्रकार के। ग्राही कितने प्रकार के होंगे? दो। ग्राही के जो दो प्रकार होंगे, इसमें से पहला होता है कि ये रिसेप्टर हो सकता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर हो। पहला हो सकता है कि रिसेप्टर कैसा हो? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हो। अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है, तो इसका मतलब है कहां मौजूद होगा? सेल मेम्ब्रेन पर। या हो सकता है कि ये जो रिसेप्टर है, ये पाया जाए साइटोप्लाज्म में, यानी कि रिसेप्टर कैसा हो जाए? इंट्रा सेलुलर हो जाए। तो अपन ने कहा कि रिसेप्टर हो सकता है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में। तो ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में मेनली ये रिसेप्टर पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। मेनली कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में। और ये रिसेप्टर कहाँ रहेगा? सेल मेम्ब्रेन पर। तो ये रिसेप्टर पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन पर। यानी कि ये हमारे पास एक टारगेट सेल है या टारगेट ऑर्गन है, और ये टारगेट ऑर्गन का न्यूक्लियस है। पहले प्रकार के जो ग्राही हैं, ये पहले प्रकार के ग्राही कहाँ मौजूद होते हैं? तो आपने कहा कि सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन पर जो ग्राही मौजूद है वो कौन से हो गए? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हुए। वहीं दूसरे प्रकार के जो ग्राही होंगे, ये ग्राही कहाँ पाए जा रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर मौजूद है, वो रिसेप्टर कौन से हो गई? इंट्रासेलुलर। और ये वाला जो रिसेप्टर है, ये कौन हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। यानी कि रिसेप्टर कितने प्रकार के? दो। अब ध्यान देंगे, जो आपने हार्मोन का वर्गीकरण किया था, इस वर्गीकरण में देखिए, जो पहले वाली दो कैटेगरी है और ये बाद वाली दो कैटेगरी है। पहले वाली जो दो कैटेगरी है, इनके जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन बेटा जल में विलेय हैं। किसमें विलेय हैं? जल में विलेय हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल हैं। तो हम जानते हैं ना कि अगर यहाँ प्रोटीन होगा या अमीनो एसिड डेरिवेटिव होंगे, तो ये हार्मोन क्या रहेंगे? जल में विलेय होंगे। वहीं पर बाद वाली दो कैटेगरी के जो हार्मोन हैं, ये क्या रहेंगे? वसा में विलेय होंगे। तो ये किसके अंदर विलेय होते हैं? वसा में। यानी कि ये वाले हार्मोन कैसे हो गए आपके? लिपिड सॉल्युबल हो गए। तो हार्मोन के कितने टाइप हो गए? दो। पहला कौन सा हुआ पहले वाली दो कैटेगरी में? वाटर सॉल्युबल। और बाद वाली दो कैटेगरी के हार्मोन कैसे हो गए? लिपिड सॉल्युबल हो गए। अब बताओ, अगर एक हार्मोन वाटर सॉल्युबल है, तो क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करेगा? नहीं। अगर ये वसा में सॉल्युबल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर जाएगा। यानी कि इसके केस में यहाँ जो ग्राही है, वो सेल मेम्ब्रेन पर हो कि साइटोप्लाज्म में? सेल मेम्ब्रेन पर। समझ में आई इतनी बात? यहाँ पर आपने कहा कि इसके केस में जो ग्राही है, ये ग्राही कहाँ होना चाहिए? तो आपने कहा कि ग्राही होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन पर। तो ग्राही कहाँ मौजूद हो? सेल मेम्ब्रेन पर। जबकि यहाँ आपने कहा कि इसका जो ग्राही है, ये ग्राही कहाँ होना चाहिए बेटा? साइटोप्लाज्म में। यानी कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किसके केस में पाया जाना चाहिए? वाटर सॉल्युबल में। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, मैं क्या करूं, इसमें से मान लो मैं यहाँ से कुछ हार्मोन की एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक, कुछ हार्मोन मैंने यहाँ से रखे और कुछ हार्मोन मैंने यहाँ पे रखी। अब मैंने कहा कि इसमें से कितने हार्मोन ऐसे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद अपने ग्राहियों के साथ बंधते हैं। तो अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कितने हार्मोन ऐसे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल के जो रिसेप्टर हैं, वो कहाँ रहेंगे? सेल मेम्ब्रेन पर। जबकि लिपिड सॉल्युबल के रिसेप्टर कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में। तो लिपिड सॉल्युबल का रिसेप्टर कहाँ? साइटोप्लाज्म में। वाटर सॉल्युबल का कहाँ? सेल मेम्ब्रेन पर। बोलो इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अब देखिए, आपने कहा कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कौन कौन से हार्मोन के केस में हो सकते हैं।
तो आपने कहा कि अगर ये हार्मोन स्टेरॉइड है या आयोडिनेटेड है, ये हार्मोन कैसा है, स्टेरॉइड है या फिर आयोडिनेटेड है, तो स्टेरॉइड या आयोडिनेटेड हार्मोन के केस में जो ग्राही है वो कहां पर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जबकि इधर अगर हम देखेंगे तो इस वाली कैटेगरी में आप किसको रखेंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन के अलावा आप किसको रख दोगे, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न को। तो आपने कहा प्रोटीन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले जो ग्राही हैं, जो हार्मोन है, इन हार्मोन के ग्राही कहां पर मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो थायरोइड नहीं, प्रोटीन को किसी करनी होते ही अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, पर क्योंकि इनके अंदर आयोडीन मौजूद होती है इसलिए एनसीईआरटी ने इसे आयोडीनेटेड करके रखा है, तो प्रोटीन नहीं है। आगे बढ़े कि बच्चे का बचा था क्या, चलिए अब देखते हैं। अब हमें देखना है कि एनसीईआरटी ने हमें दो डायग्राम दिए हैं। इन डायग्राम में एनसीईआरटी हमें क्या समझाना चाहती है, पहले हम वो चीज जरा देखते हैं। देखो, सबसे पहले बेटा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसको नाम दिया जाता है जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस से क्या आया, जीएनआरएच। पूरा नाम बताओ जरा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच काम करता है अग्रपीयूष पर, कहां काम किया, अग्रपीयूष पर काम करता है। जब ये अग्रपीयूष पर काम करेगा तो अग्रपीयूष से क्या रिलीज होगा, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच विमुक्त हुए, कहां से रिलीज हुए, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब बताएं, फीमेल के केस में जो एफएसएच है ये जाकर के काम कहां करेगा, अंडाशय पर या गर्भाशय पर, अंडाशय पर। तो ये जो एफएसएच है ये जाकर के काम कहां करता है, अंडाशय पर। तो इसने जाकर के अंडाशय पर काम किया, और अंडाशय में आप जानते हैं कि ये जो अंडाशयी पुटक यानी कि ओवेरियन फॉलिकल है, ये ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। तो ओवेरियन फॉलिकल में जब ग्रोथ होगी तो यही कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल में। ये जो ग्राफी पुटिका यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल बनेगी, इस ग्रेफियन फॉलिकल से अब एक हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। यहां से क्या आया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसके ऊपर काम करता है, तो एस्ट्रोजन जाकर के काम करेगा गर्भाशय पर। एस्ट्रोजन कहाँ काम करता है बेटा, गर्भाशय पर काम करता है। और जब ये एस्ट्रोजन गर्भाशय यानी कि यूटरस पर काम करेगा तो ये क्या करेगा कि यूटरस की जो एंडोमीट्रियम है, इस एंडोमीट्रियम के अंदर क्या कराएगा, ग्रोथ। तो यूटरस के एंडोमीट्रियम में ग्रोथ कराना ये काम किसका होता है, तो आपने कहा कि ये काम होगा एस्ट्रोजन का। अब यहाँ देखिए, आपने कहा कि ये पूरी कहानी ऐसे करके चलती है। अब ये पूरी कहानी जैसे चल रही है, इस पूरी कहानी में आप जरा ध्यान दो। एफएसएच ने काम कहाँ किया था, अंडाशय पर। रिलीज क्या हुआ, एस्ट्रोजन। इसने काम कहाँ किया, गर्भाशय पर। अगर कभी किसी स्टेटमेंट में आपसे कह दिया जाए कि एफएसएच गर्भाशय पर काम करता है तो गलत। एफएसएच काम कहाँ करता है, अंडाशय पर। अब यहाँ देखिए, जो एफएसएच है इसको अगर आप देखो तो ये हार्मोन बेटा प्रोटीन है ना, ये हार्मोन क्या है, प्रोटीन। यही जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा है, स्टेरॉइड है। एस्ट्रोजन हार्मोन कैसा हुआ, स्टेरॉइड। जबकि वहीं पर एफएसएच हार्मोन आपका कैसा है, प्रोटीनिशियस हार्मोन है। अब अगर एफएसएच प्रोटीन हार्मोन है तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा है, जल में विलेय है। तो ये जल में विलेय है। वहीं पर जो एस्ट्रोजन है ये किसके अंदर विलेय है, वसा में विलेय है। अगर ये वसा में विलेय है तो इसका मतलब हुआ कि पूरे सीक्वेंस को अगर हम यहाँ देखें तो हमें दोनों तरह के हार्मोन का काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा। हम पहले समझ लेंगे कि जल में विलेय हार्मोन कैसे काम करता है, और फिर हम समझेंगे कि वसा में विलेय हार्मोन कैसे काम करता है। ये दोनों चीजों के बारे में यहाँ स्टडी की जा सकती है। क्या आपने को इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दो कि ये जल में विलेय हार्मोन काम करता कैसे है। तो इसके फंक्शनिंग को अगर हमें समझना हो
तो उससे पहले एक बार जरा इसे लिख लो, फिर बात करते हैं जल में विलेय हार्मोन कैसे काम करेगा। आगे बढ़े। देखिए, पहले हम समझते हैं कि बेटा एफएसएच कैसे काम करता है। तो अभी यहाँ पर जो एफएसएच है, इसको मैंने मान लिया कि जो एफएसएच है ये हमारा ये मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एफएसएच। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा? एफएसएच। काम कहाँ कर रहा है? अंडाशय की गधाशय, अंडाशय पर। हार्मोन कैसा है? जल में विलेय क्या विलेय? जल में विलेय है। तो यहाँ जो एफएसएच है इसे जाकर के काम करना है यहाँ अंडाशयी कोशिका पर। कहाँ काम करेगा? अंडाशयी कोशिका पर काम करेगा। तो ये जो अंडाशयी कोशिका है, इस अंडाशयी कोशिका की सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है। तो ये अंडाशयी कोशिका की क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब आपने कहा कि एफएसएच हार्मोन कैसा है? ये जल में विलेय है। अगर ये विलेय है तो इसके लिए ग्राही कहाँ होना चाहिए? कोशिका झिल्ली पर। तो आपने कहा कि जो ग्राही है, ये ग्राही कहाँ पाया जाना चाहिए? कोशिका झिल्ली पर ये ग्राही मौजूद होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया एफएसएच ग्राही। ये जो एफएसएच ग्राही यानी कि एफएसएच रिसेप्टर है, ये कहाँ पाया जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन पर है। यानी कि एफएसएच ग्राही जो है ये कैसा रिसेप्टर हुआ बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अपन ने कहा कि रिसेप्टर कैसा हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ये एफएसएच आता है और एफएसएच आकर के यहाँ पर बाइंड करेगा। तो एफएसएच आकर के अब क्या हुआ? अपने ग्राही के ऊपर बंध गया। जैसे ही एफएसएच आकर के अपने ग्राही पर बंधेगा, तो एफएसएच के अपने ग्राही पर बंधते ही अब यहाँ पर कोशिका के जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में निर्माण होगा द्वितीयक संदेशवाहक का। क्या बनेगा? यह द्वितीयक संदेशवाहक का निर्माण हुआ, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर था। तो निर्माण किसका हुआ? द्वितीयक संदेशवाहक, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर बना। सेकेंडरी मैसेंजर जो बन रहा है, इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और आईपी3। क्या ले सकते हैं? आईपी3। इसमें से आप देखिए, कैल्शियम को आप जानते हैं सीएमपी, इसका नाम होता है साइक्लिक एएमपी। ठीक है, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी या चक्री एएमपी क्या होता है? तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हम जानते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पे जब एक साइक्लिक बॉन्ड बन जाता है, तो अब ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना, एएमपी द्वितीयक संदेशवाहक नहीं है। एएमपी द्वितीयक संदेशवाहक नहीं है, जबकि साइक्लिक एएमपी द्वितीयक संदेशवाहक है। एक और मॉलिक्यूल क्या है? आईपी3। आईपी3 का पूरा नाम होता है आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। आईपी3 का नाम क्या है? आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि सेल में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम होता है पीआईपी2 कहा जाता है। पीआईपी2 का नाम होता है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट कहा जाता है। ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट जो है ये टूटता है और इसके टूटने से दो मॉलिक्यूल बनते हैं। एक होता है डीजी जिसका नाम है डाइएथाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा बनता है आईपी3 यानी कि आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। पर आपको ये सब कहानी याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको याद क्या कर लेना है कि सब आईपी3, कैल्शियम और साइक्लिक एएमपी ये क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। ध्यान दें, क्योंकि आपके पास यहाँ तीन चीजों के नाम दिए हैं, तो अब इससे क्वेश्चन बड़े आसानी से बनता है। ये निम्न में से कौन द्वितीयक संदेशवाहक नहीं है? तीन तो ये सही आंसर हो गए, क्योंकि द्वितीयक संदेशवाहक है। इसके अलावा चौथा कोई भी रखा जा सकता है। और ज्यादातर क्वेश्चन में चौथा मॉलिक्यूल हम रखते हैं सोडियम या पोटेशियम। ज्यादातर मामले में क्या रखा जाता है? सोडियम या पोटेशियम आयन। तो ध्यान रखना, सोडियम आयन द्वितीयक संदेशवाहक नहीं होता, पोटेशियम आयन भी द्वितीयक संदेशवाहक नहीं है। द्वितीयक संदेशवाहक में तीन नाम याद रखने हैं, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और आईपी3। आगे देखिए, आपने इसको क्या नाम दिया है? द्वितीयक संदेशवाहक कहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्राथमिक संदेशवाहक कौन है? अगर द्वितीयक ये, तो कोई प्राथमिक भी होना चाहिए। तो अब आप हार्मोन की परिभाषा याद करें।
हार्मोन की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, अंतर कोशिकीय संदेशवाहक होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एफएसएच है, ये एफएसएच आपका क्या है बेटा, ये प्राइमरी मैसेंजर है। एफएसएच यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्राइमरी मैसेंजर है। यानी कि सबसे पहले जो कोशिका की बाहर तक संदेश लेकर के आया वो कौन था, एफएसएच। अब इसके बाद कोशिका के अंदर जो संदेश लेकर के जा रहा है वो कौन है, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम या फिर आईटीपी। ये सेकेंडरी मैसेंजर जैसे ही बनता है तो सेकेंडरी मैसेंजर के बनने की वजह से अब आता है एक बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। क्या होगा, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आएगा। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स का मतलब है कि अब यहाँ पर क्या होगा, उपापचय होगा। क्या होने वाला है, उपापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होने वाली है। तो अब क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म हो रही है क्या वो केमिकल रिएक्शन है, हाँ केमिकल रिएक्शन है। तो अब यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म अभी तक नहीं हो रही थी वो मेटाबॉलिज्म अब होना शुरू हुई। यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर के बनने की वजह से क्या हुआ कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हुई। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हुई उसी स्टार्ट को अपन ने क्या कहा, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आया। यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर चेंज आने लगा। जब ये मेटाबॉलिज्म होगी तो इस मेटाबॉलिज्म की वजह से कोई ना कोई उत्पाद बनेगा कि नहीं, कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। अब यहाँ इस मेटाबॉलिज्म की वजह से जब अगर कोई उत्पाद बनेगा तो उत्पाद बनने की वजह से अब यहाँ पर क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। यहाँ क्या आने वाला है बेटा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर था फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है। और ये जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब है कि अब फिजियोलॉजी में यानी कि कार्यकी में परिवर्तन आया। किसका कार्य बदलेगा, अंडाशयी कोशिका के कार्य बदलेंगे। अंडाशयी कोशिका का जब कार्य बदलेगा तो अब दो काम यहाँ पर होंगे। एक तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओवेरियन फॉलिकल है इस ओवेरियन फॉलिकल की वृद्धि होगी। तो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या हुआ, वृद्धि हुई। न केवल इसके अंदर वृद्धि होगी बल्कि ये जो ओवेरियन फॉलिकल है इससे एस्ट्रोजन का भी स्राव होगा। ओवेरियन फॉलिकल हम जानते हैं एस्ट्रोजन का स्राव करती है। तो यहाँ से अब स्राव किसका हुआ, एस्ट्रोजन का स्राव हुआ। तो एस्ट्रोजन का स्राव होना, ओवेरियन फॉलिकल की वृद्धि होना, इसको अपन क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। यानी कि जब भी ऐसा होता है तो पहले क्या आएगा, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। उसके बाद क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है। और यहाँ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स की वजह से एफएसएच जो पिट्यूटरी का संदेश लेकर के आया था अंडाशय के पास कि अंडाशयी पुटक को अब काम करना है, अंडाशयी पुटक को अब वृद्धि करनी है, तो अंडाशयी पुटक ने वो काम किया। यानी कि इसने वृद्धि की और एस्ट्रोजन का स्राव किया। यानी कि जो पहले संदेश आया था जो एफएसएच लेकर के आ रहा था क्या उस संदेश के अनुरूप काम किया गया, हाँ। क्या यहाँ पर एफएसएच ने इस कोशिका के अंदर प्रवेश किया, नहीं, क्योंकि एफएसएच हार्मोन कैसा है, तो अपन ने कहा जल में विलेय है तो ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है, देखो फटाफट देखिए। जो रिसेप्टर्स हम जानते हैं हार्मोन के, इनमें से कुछ एक रिसेप्टर्स हैं जिसको ऑर्फन रिसेप्टर भी कहा जाता है। जो रिसेप्टर्स हम जानते हैं उनमें से कुछ को क्या नाम देते हैं, ऑर्फन रिसेप्टर। ऑर्फन रिसेप्टर शब्द उन रिसेप्टर्स के लिए प्रयोग किया जाता है जिन रिसेप्टर्स के बारे में तो हम जानते हैं, पर उन रिसेप्टर से बाइट करने वाला हार्मोन कौन सा है वो हम अभी तक नहीं जानते, या अभी तक हम उन हार्मोन को खोज नहीं पाए। तो ऐसे रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, ऑर्फन रिसेप्टर नाम देते हैं। क्या कहा जाता है, ऑर्फन रिसेप्टर। यानी कि अभी तक वो क्या है, अनाथ रिसेप्टर हमें पता है पर हमें ये नहीं पता कि उसका मालिक कौन है या उसके साथ आकर के बाइंड कौन करेगा। तो ऐसे रिसेप्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्फन रिसेप्टर कहते हैं। स्प्रेड करना है नाम, विस्तारित का मतलब है कि ब्लड वेसल को डाइलेट करा। आगे बढ़े, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर बेटा क्या बना, एस्ट्रोजन बना। ये जो एस्ट्रोजन यहाँ बना ये वाटर सॉल्युबल है कि लिपिड सॉल्युबल, एस्ट्रोजन कैसा है, लिपिड सॉल्युबल।
क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार कर सकता है? जब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार कर सकता है तो आप देखेंगे एस्ट्रोजन कैसे काम करता है। तो यहां पर आया हमारे पास एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है, मैंने मान लिया कि हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो ये, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। इसे काम कहाँ करना है? अंडाशय पर या गर्भाशय पर? गर्भाशय पर। तो ये एस्ट्रोजन है और ये हमारे पास हो गई गर्भाशयी कोशिका झिल्ली। तो ये हमने कहा कि ये गर्भाशयी कोशिका झिल्ली है। तो हमने कहा कि गर्भाशयी कोशिका की झिल्ली है। तो गर्भाशयी कोशिका की मेम्ब्रेन को अपन ने यहां दिखाया। ये हार्मोन एस्ट्रोजन, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल, एस्ट्रोजन कैसा है? लिपिड सॉल्युबल है ना, यानी कि वसा में विलेय है। अगर ये वसा में विलेय है तो हम बात कर चुके हैं कि इनके जो ग्राही होते हैं वो कहाँ होते हैं? केंद्रक में या साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ जो ग्राही होते हैं ये कैसे रहेंगे? इंट्रासेलुलर। तो जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर कैसा होगा बेटा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर यहाँ पर होगा। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। अब एस्ट्रोजन ने क्या किया? यहाँ पर अंदर एंटर किया। क्या एस्ट्रोजन अंदर आ सकता है? हाँ। जब एस्ट्रोजन यहाँ अंदर आ जाएगा तो अंदर आने के बाद ये हो गई इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियोलेमा ये है। इसने क्या किया? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार किया, यानी कि एस्ट्रोजन पहले पहुंचा यहाँ और यहाँ पहुंचने के बाद अब ये एस्ट्रोजन इसके अंदर गया और अब ये जाकर के कहा पहुंच गया? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में कौन पहुंचा? एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन का जो ग्राही है वो हम मान लेते हैं ये है। ये क्या है बेटा? एस्ट्रोजन का ग्राही है। तो ये अपन ने कहा कि यहाँ पर ये मौजूद है एस्ट्रोजन ग्राही। ये एस्ट्रोजन जब अपने ग्राही के साथ बंधेगा तो ग्राही के साथ बंध करके क्या बनेगा? यहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर निर्माण होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को हमने दिखा दिया कि ये क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद अब जरा देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होगा कि नहीं? तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है बेटा? जीनोम है। ये सेल का क्या है? जीनोम है, यानी कि इसका डीएनए। इसके डीएनए के साथ जाकर के बंधेगा कौन? तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बंधा। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने जाकर के बाइंड कहाँ कर लिया? डीएनए के साथ बाइंड किया। जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए के साथ बाइंड करता है तो ये इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि अनुलेखन हुआ। जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो निर्माण किसका हो जाएगा? एमआरएनए का। कौन बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए का अब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन होगा तो अनुवादन की वजह से अब यहाँ निर्माण किसका हो जाएगा? प्रोटीन का। तो यहाँ पे क्या बना? प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो समझिएगा, क्या यहाँ द्वितीयक संदेश वाहक बना? नहीं। पहले वाले केस में पहले वाले में क्या हार्मोन सेल के अंदर आया? नहीं। इस वाले केस में हाँ। क्या पहले वाले केस में डीएनए पर कोई प्रभाव था? नहीं। इसमें डीएनए पर प्रभाव है। फाइनली इसके अंदर क्या हुआ? प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन काम करेगा एंजाइम की तरह। ये प्रोटीन क्या होता है बेटा? एंजाइम की तरह काम करता है। जब ये प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा तो इसके एंजाइम की तरह काम करने की वजह से अब यहाँ पर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगी। तो जब अगर यहाँ मेटाबॉलिज्म होगी तो मेटाबॉलिज्म की वजह से अपन कहेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। क्या आ जाएगा बेटा? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की वजह से क्या आ जाएगा बेटा? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आता है। तो अपन ने कहा कि बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आएगा किसके कारण? प्रोटीन के कारण।
तो ये प्रोटीन के कारण यहाँ पर क्या आया, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स आ गया। ये जो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स यहाँ इस प्रोटीन के कारण आया, अब इस बायोकेमिकल रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, तो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स में क्या होगा कि कुछ एक केमिकल्स का निर्माण होगा, कुछ पदार्थ बनेंगे। ये जो पदार्थ बने इनकी वजह से अब क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा, यानी कि सेल की मेटाबॉलिज्म चेंज हुई। अब मेटाबॉलिज्म के चेंज होने की वजह से फाइनली क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आया। और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रोथ होगी। एंडोमेट्रियम में क्या हुआ, ग्रोथ हुई। और ग्रोथ के साथ एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियम में ग्रोथ हुई और प्रोलिफरेशन हुआ। ग्रोथ और प्रोलिफरेशन हुआ, इसको आपने क्या कहा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स नाम दिया। तो आपने कोई समझ में आया कैसे हुआ काम। प्रोलिफरेशन मतलब है कि डिवाइड करना, सेल डिवीजन। चलिए एक तरह एक लाइन लिखें। देखिए, जल में विलेय हार्मोन की अनुक्रिया, जल में विलेय हार्मोन की अनुक्रिया, जल में विलेय हार्मोन की अनुक्रिया शीघ्र होती है। जल में विलेय हार्मोन की अनुक्रिया शीघ्र होती है, किंतु किंतु प्रभाव किंतु प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। किंतु प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। अब इस लाइन को समझो। आपके पास हार्मोन कितने प्रकार के, दो, जल में विलेय और वसा में विलेय। दोनों में से जल्दी काम कौन करेगा, देर में काम कौन करेगा। अब है कि एक बार हार्मोन आया, हार्मोन ने सेल की मेटाबॉलिज्म को चेंज किया। मेटाबॉलिज्म को चेंज करने का जो प्रभाव है वो जल में विलेय के केस में क्या रहेगा, कम समय तक। जबकि वसा में विलेय के केस में यही प्रभाव क्या होगा, अपेक्षाकृत लंबे समय तक रहेगा। तो ये दोनों बातें अपन ने यहां समझी। अब देखिए, हार्मोन्स के आपस में बेटा परस्पर संबंध की है, और हार्मोन्स के आपस में जो रिलेशन है उनके बारे में अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर कहते हैं हार्मोन्स के रिलेशन दो तरीके के हैं। पहला तो हार्मोन होते हैं एंटागोनिस्टिक, पहले कैसे होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। और दूसरे होते हैं सिनर्जिस्टिक। पहला कौन हुआ, एंटागोनिस्टिक, और दूसरा कौन हो जाता है, सिनर्जिस्टिक हो जाते हैं। अब ये जो एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक है, तो इसमें से आप देखें, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है समान प्रभाव के विपरीत। विपरीत, अगर दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हो तो उसको क्या कहा, एंटागोनिस्टिक। फॉर एग्जांपल, जैसे टीसीटी और पीटीएच को अगर हम ले लें, तो ये टीसीटी ब्लड कैल्शियम को घटाता है, जबकि पीटीएच बढ़ाता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि एक दूसरे के विपरीत काम करने वाले हार्मोन की हमारे शरीर में आवश्यकता क्या है, हम क्यों ऐसे हार्मोन को अपने पास रखे हैं जो विपरीत काम करते हैं। तो जब भी आपको अगर बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बनाने के समय एक होना चाहिए जो बढ़ाए और दूसरा होना चाहिए जो कम करे। और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो इसका, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो आपने कहा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये कैसे हो जाते हैं, एंटागोनिस्टिक है। यहीं पर दूसरा टाइप कौन सा आ गया, सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक का मतलब हुआ या तो एक समान कार्य करें, ध्यान दें, या तो एक समान कार्य करें या एक दूसरे के अनुपूरक काम करें। या तो एक समान या एक दूसरे के अनुपूरक कार्य करें। तो एक समान या अनुपूरक कामों में अंतर क्या होता है, तो एक समान या अनुपूरक काम में एक समान कार्य का मतलब है कि दो लोग अगर सेम काम कर रहे हैं, मान लो क्या है कि अगर जो है तुम्हें एक काम दिया गया है, तुमको और तुम्हारे भाई को, कि तुम्हें क्या करना है कि एक हैंडपंप से पानी भरना है और बाल्टी से तुम्हें अपने घर लेकर के आना है पानी, ये तुम्हें काम दिया गया है। एक समान कार्य का मतलब है कि दोनों लोग पानी भरें, दोनों लोग बाल्टी से पानी लेकर के घर पे आए। अनुपूरक का मतलब हुआ आपने काम बांट दिया। आपने कहा कि एक जना क्या करेगा, हैंडपंप चला के पानी भरेगा और दूसरा बाल्टी से घर पे डाल के आएगा। तो क्या हुआ, एक दूसरे के अनुपूरक हुए ना। यानी कि या तो समान हो या एक दूसरे के अनुपूरक हो।
जैसे आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन है और जो थायरोक्सिन है, तो ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन एक दूसरे के अनुपूरक है कि नहीं? ये भी फिजिकल ग्रोथ कराता है और ये भी फिजिकल ग्रोथ कराता है। तो दोनों ने क्या कराया बेटा? फिजिकल ग्रोथ। क्योंकि ये दोनों फिजिकल ग्रोथ कराते हैं, तो फिजिकल ग्रोथ कराने की वजह से क्या हम एक दूसरे का अनुपूरक कह सकते हैं? हाँ। फिर आप देखिए, अगर आप बात करते हैं, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के अलावा तीसरा है प्रोलैक्टिन। फिर प्रोजेस्टेरोन के बाद कौन सा लिया अपन ने? प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन के बाद फिर हमने ले लिया ऑक्सीटोसिन। ये जो चार हार्मोन हैं, इनका काम होता है मिल्क फॉर्मेशन एंड इजेक्शन। तो यानी कि मिल्क फॉर्मेशन और इजेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है, जब तक अगर बेटा इजेक्शन नहीं हुआ, जब तक न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया गया, तब तक टारगेट पूरा तो नहीं हुआ ना। टारगेट को पूरा करने में चारों हार्मोन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन हम जानते हैं कि नलिकाओं का विकास कराता है, मेमोरी ग्लैंड। प्रोजेस्टेरोन हम जानते हैं कोशिकाओं का विकास कराता है। प्रोलैक्टिन हम जानते हैं मिल्क का सेक्रीशन कराता है। और ऑक्सीटोसिन मिल्क का रिलीज कराता है। मतलब कि इन चारों में से अगर कोई एक हार्मोन नहीं हुआ, तो क्या ये काम पूरा होने वाला है? नहीं। तो यानी कि चारों हार्मोन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं? यस। तो ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्टिक कहा जाता है। तो हार्मोन के बीच के रिलेशन कितने प्रकार के? दो। पहला एंटागोनिस्टिक और दूसरा सिनर्जिस्टिक। कितनी बात समझ में आई? अब जरा देखें कुछ और चीजें। हाँ, एडिनलिन और एडिनलिन दे सकते, दोनों का काम सेम। T3 T4 को ले सकते हैं, वो भी सिनर्जिस्टिक कही जाएगी। तो अपन अब हम हार्मोन के बारे में जितना जानते हैं, तो अपन अपनी समझ के हिसाब से और एग्जांपल बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, आरबीसी निर्माण बढ़ाता है, ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाता है, तो इनको अपन ले सकते हैं। रेनिन और एएनएफ को एंटागोनिस्टिक ले सकते हैं ना। रेनिन और एएनएफ को ले सकते हैं अपन एंटागोनिस्टिक। अब जरा देखिए, कुछ एक छोटी छोटी सी बातें और जो कि पिछले सालों में पूछी गई, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, एक डिजीज होती है सिमर्स डिजीज। डिजीज का नाम क्या है? सिमर्स डिजीज होती है। तो डिजीज का बेटा नाम क्या है? सिमर्स डिजीज। ये जो सिमर्स डिजीज है, ये हमारे अंदर तब होती है जबकि अगर एडल्ट के अंदर पिट्यूटरी का डीजनरेशन हो जाए। अगर एडल्ट में पिट्यूटरी क्या हो जाए? डीजनरेट हो जाए या डैमेज हो जाए, तो डीजनरेट होने की कंडीशन में डिजीज कौन सी होगी? सिमर्स डिजीज। एडल्ट में पिट्यूटरी का क्या हुआ? डीजनरेशन हो गया। जब अगर डीजनरेशन हुआ, तो इस डिजीज को आपने क्या कहा? सिमर्स डिजीज आपने नाम दिया। तो ये बात समझ में आई? सिमर्स डिजीज की बात देखिए। अब आप कहते हैं कि एक डिजीज होती है कशिंग सिंड्रोम। तो अगला कौन सा? कुशिंग सिंड्रोम। ये कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जबकि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्तर क्या हो जाए? ज्यादा। तो अगर बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ज्यादा हो जाए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ज्यादा होने की स्थिति में डिजीज कौन सी हो रही है? कुशिंग सिंड्रोम हुआ। कब हुआ? जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्तर क्या हुआ है? ज्यादा। कुशिंग के बाद फिर यहां पर अगला आता है कॉन सिंड्रोम। तो कौन सा आता है? कॉन सिंड्रोम। ये कॉन सिंड्रोम तब होता है जबकि अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाए। यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो गए बेटा? ज्यादा। तो अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाते हैं, तो इनके ज्यादा होने पर डिजीज कौन सी हुई? कॉन सिंड्रोम। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा तो कुशिंग, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा तो कॉन सिंड्रोम यहां हो जाता है। तो अपन ने कहा कि ये कुशिंग और कॉन सिंड्रोम ये किसके? एडिसन डिजीज के अपोजिट है। एडिसन डिजीज के क्या हुआ? अपोजिट। फिर देखो, एक डिजीज होती है हाशीमोटो डिजीज। एक आती है हाशीमोटो डिजीज। तो ये जो हाशीमोटो डिजीज है, ये बेटा स्वप्रतिरक्षा विकार है।
ये क्या है? स्व प्रतिरक्षा विकार है, यानी कि ये ऑटो डिजीज है। तो आपने कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर कौन आ गया यहाँ पर? हाशिमोटो डिजीज। अब हाशिमोटो डिजीज के अंदर क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बेटा डिस्ट्रॉय कर देती है थायराइड फॉलिकल्स को। एंटीबॉडी ने क्या डिस्ट्रॉय किया? थायराइड फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो थायराइड फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देना, ये किसने काम किया? तो अपन ने कहा हाशिमोटो डिजीज के अंदर हुआ। अगर थायराइड फॉलिकल डिस्ट्रॉय हुई तो बताओ T3 T4 घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा ना। जब अगर घट जाएगा तो इस कंडीशन को अपन नाम क्या देंगे? तो हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। किसके अंदर हुआ? हाशिमोटो डिजीज में। क्या इतनी सारी बातें अपने को समझ में आई? फटाफट देखो। एंडोक्राइन सिस्टम समाप्त। लिख लो पहले। बेटा अगर कहीं मान लो कोई डैमेज हुई, ठीक, कोई इंजरी की वजह से अगर डिजनरेट हो जाए, या फिर अपन अगर कहें कि मान लो कुछ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज वगैरह बनी, वो अगर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तब ऐसा होता है। और इस कंडीशन में जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया कहा जाता है। एक्रोमाइक्रिया में क्या होगा कि अगर लगभग ग्रोथ फेज में थोड़ा बाद में चल करके हुई है डिजीज, तो चेहरा हाथ पैर थोड़े छोटे छोटे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया।